नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कांग्रेस दफ्तर में कन्हैया कुमार पर फेंकी गई है स्याही। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कन्हैया कुमार प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे लखनऊ। स्याही फेंकने वाले की कार्यकर्ताओं ने की है पिटाई। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कन्हैया कुमार यूपी चुनाव के स्टार प्रचारक हैं और वो चुनाव प्रचार के लिए आज पहुंचे हुए थे, लेकिन कन्हैया कुमार के ऊपर स्याही फेंकी गई है और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर ये लखनऊ की है, उस वक्त की है जब कन्हैया कुमार का विरोध किया गया है, स्याही फेंकी गई। हालांकि कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस की कार्यकर्ता थे, उन्होंने पकड़ लिया है स्याही फेंकने वालों को और जमकर पिटाई भी कर दी है। धक्का मुक्के की तस्वीर भी सामने आई है, जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से खबर है और बड़ी खबर है, क्योंकि कन्हैया कुमार स्टार प्रचारकों में शुमार है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन उनको विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि कन्हैया कुमार के ऊपर स्याही फेंकी गई है। तो ये बड़े खबर आपको दिखा रहे। कन्हैया कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा है। कन्हैया कुमार के ऊपर स्याही फेंकी गई है। तो वहीं आज आ चुका है देश का बही खाता। देश का बही खाता। जी हां, उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में इस साल भी कोई बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, पर निवेश के पॉपुलर जरिए क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। इस साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी। निवेश के लिए इस बजट में 7.55 करोड़ की व्यवस्था की गई है। निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान कर दिया है। दिव्यांगों को भी हर तरह का राहत का ऐलान किया गया है। तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। इस तरीके की बात वित्त मंत्री ने कही है। तो सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 7 इंजनों द्वारा संचालित होती है। ये इंजन है सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। सभी 7 इंजन अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे बढ़ाएंगे। यूनियन बजट आज संसद में प्रस्तुत हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर प्रगतिशील कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। देखिए, बजट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो हमारे फोकस एरियाज हैं, खासतौर से कोविड के बाद जिस प्रकार का हमको ग्रोथ चाहिए, जिन सेक्टर्स में पैसा चाहिए, वहां पर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा महत्व दिया गया है। एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है और कृषि के क्षेत्र में कृषि से उत्पादन करने वाले सेक्टर को भी बहुत, इंडस्ट्रीज वगैरह, एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए भी सरलीकरण किया गया है, ताकि निवेश और लगे और जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ हो। तो एमएसएमई हो, बड़ी कंपनीज हो, हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको और अच्छा मजबूत करने के लिए, तो जहां जहां पर नौकरियां या जॉब्स मिलती हैं, रोजगार मिलता है, उन सब सेक्टर्स को मजबूत किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड देने के लिए जो हमारे यहाँ देश में वस्तुएं बनती हैं, उनके लिए जिन कंपोनेंट्स को आयात करने की आवश्यकता है, उन पर भी कर कम किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, उसका 68% हमारे जो इंडिजिनस प्रोडक्शन होगा।
प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री निर्मला जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट आज पेश किया है वो देश की तरक्की और देश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी तरक्की को गति देगा। जिस प्रकार से उन्होंने केन बेतवा को कनेक्ट करने के लिए बजट का प्राविधान किया है, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने की बात कही है, अगले वर्ष आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने वाला है, 3 वर्षों के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेनों को नई चलाने की बात है, सर्वाधिक रेलवे लाइन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, बहुत सारे राज्य इससे कनेक्ट होते हैं। निश्चित रूप से वंदे भारत ट्रेनों से उत्तर प्रदेश को एक बड़ा लाभ होने वाला। एमएसपी का बजट बढ़ाना 2.7 लाख करोड़ रुपया करना ये बताता है कि उत्तर प्रदेश को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। आज का बजट पूंजीपतियों को ध्यान में रख के बनाया गया बजट है। इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। और जब आज देश को ये पेपरलेस बजट कहते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, वैक्सीनेशन तक ऑनलाइन हो रहा है, उसके बाद भी इनके पास आईटी एडवाइजर तक की एक पोस्ट नहीं है। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश को देखते हुए भी इस बजट को अगर देखें तो ये एक तरीके से फ्लॉप बजट है। मुझे तो लगता है कि योगी जी को सबक सिखाने के लिए बनाया गया बजट है। सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है इस बजट में सरकार ने। किसान परेशान था, कृषि बजट पहले ही कम कर दिया गया था पिछले साल के बजट में, और इस बार कुछ नहीं। तो सच्चाई ये है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहती है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं। गरीब जो पहले से परेशान था कोविड की मार से, उसको भी इस बजट में बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कुछ नहीं दिया। सरकार सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जिस तरीके की महंगाई बढ़ी थी, उस महंगाई को लेकर, नियंत्रण को लेकर भी इस बजट में कुछ नहीं। अब जनता भारतीय जनता पार्टी की इस बजट को देखकर समझ चुकी है कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। मुक्ति पाना चाहते हैं लोग, सफाया होने जा रहा है भाजपा का। चुनाव का समय था, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि आज वित्त मंत्री जी पिटारे खोलेंगी, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। ये बजट था, कुछ समझ में नहीं आया। चुनावी कहें, इसको क्या कहें, ये तो बड़ा अजीब सा था। इसको ना कुछ शब्दों में कहा जा सकता है और ना इसको मतलब किसानों की बात उन्होंने थोड़ी कही, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बात कही। कुल मिला के आज वित्त मंत्री जी खुद कंफ्यूज दिखे। शिक्षा और किसानों की अगर जोड़ लिया जाए तो 2 या 3 नंबर आप दे सकते हैं, बाकी कुल मिला के तो कहीं कुछ था नहीं। तो बजट पर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे थे। वहीं दूसरी ओर बजट पेश होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक यानी कि 2 ट्वीट कर संसद में आज पेश केंद्रीय बजट और नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि गत वर्षों के वादों और पुरानी घोषणाओं आदि में अमल को भुला दिया गया है। ये कितना उचित है? केंद्र बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आत्महत्या जैसे गंभीर चिंताओं से मुक्त क्यों है? ये सवाल भी मायावती ने किया है। तो केंद्र सरकार द्वारा अपनी पीठ आप थपथपा लेने से अभी तक देश की बात नहीं बन पा रही है, उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है। और करो कि मरो, लोगों का जीना दूभर किए हुए हैं, इसीलिए केंद्र का भरसक प्रयास खासकर बेरोजगारी और असुरक्षा आदि के कारण लोगों में छाई तंगी, मायूसी और हताशा को कम करने को हो तो बेहतर है। इस तरीके की बात मायावती ने कही है कि हताशा को अगर कम करने का बजट होता तो बेहतर होता। तो यूपी, उत्तराखंड सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहीं इस दौरान केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर आम बजट में एक बड़ी घोषणा भी कर दी है। किसान आंदोलन का केंद्र रहे एमएसपी को अब केंद्र सरकार ने सीधे खातों में देने की बात कह डाली है, क्योंकि यूपी में बीजेपी पर अपना सत्ता बचा पाने का दबाव है। ऐसे में बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कुल 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। इन 23 फसलों में धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जौ वाली अनाज फसलों पर एमएसपी है। तो सरकार ने बजट में 163 लाख किसानों के 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने का लक्ष्य नए वित्तीय वर्ष में रखा है, जिसके तहत किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजने की घोषणा वित्त मंत्री ने आज संसद में की है। तो वहीं बजट पेश होने के बाद से हमारी सहयोगी ने बजट को लेकर भाजपा से सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है, सुनिए।
इस वक्त हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज बजट पेश किया गया है। बजट में किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। जो खेती में उपकरण उपयोग करते हैं उस पे काफी उसको सस्ता दिया जाएगा। 7 से 2,37,000 करोड़ का उनको एमएसपी की गारंटी दी गई है। क्या कहेंगे? शायद आपने गौर नहीं किया, ये बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर, रोजगार, नौजवान विरोधी है। इसमें बजट से सीधे स्पष्ट होता है कि किसानों को बदले की भावना से सबक सिखाने की इसमें बू आ रही है। बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार देने की कोई इसमें योजना नहीं बताई गई है। गांव और गरीबों के लिए इसमें किसी विशेष प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए कुल मिलाकर के ये कारपोरेट घरानों को के हित को ध्यान में रखते हुए उनको बड़े पैमाने पर महिमा मंडित और पोषित करने की व्यवस्था की है, जबकि यह गांव, गरीब, किसान, मजदूर विरोधी और बेरोजगार नौजवान विरोधी। जो वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषित जब बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। स्टार्टअप इंडिया में नौकरियां क्या देंगे? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया में तो दुनिया भर की कंपनियां खुलती, लोग अपने आप जाते हैं, रोजगार होते हैं। सरकारी क्षेत्र में रोजगार क्या दे रहे हैं? जब तक सरकारी क्षेत्रों में रोजगार नहीं दे रहे हैं तब तक उसे रोजगार नहीं माना जाता। कोई अपने पैरों पर व्यवसाय करता है, कोई कारोबार करता है तो वो रोजगार नहीं होता। रोजगार एम्प्लॉयमेंट होता है वो जब सरकारी क्षेत्रों में उसे एम्प्लॉयड किया जाए। आपने कारपोरेट टैक्स की बात की। कारपोरेट टैक्स भी 18% से कम करके 15% पे कर दिया गया। साथ ही साथ गरीबों को मकान देने की भी बात की गई है, 80 लाख। टैक्स कम करना तो उनको पोषित करना है ना भाई। ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, उससे कम करके कारपोरेट को सस्ता कर दिया तो ये उनके फायदे में कि नुकसान में है? ये तो कारपोरेट घरानों के हित में है। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी बजट पेश किया गया है वो किसानों को, नौजवानों को या महिलाओं के किसी के भी हित में नहीं है। कैमरामैन अमन के साथ मजाज सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो ये था देश का बजट, यानी कि देश का बही खाता। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी कर दी है। इस लिस्ट में गोमती यादव, पूजा शुक्ला, अनुराग भदौरिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। बता दें कि लखनऊ पश्चिम से अरमान को टिकट दिया गया, तो लखनऊ उत्तर से सुश्री पूजा शुक्ला और लखनऊ अनुराग भदौरिया को चुनावी मैदान है। लखनऊ कैंट से यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है, जिसमें कानपुर स्थित कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का टिकट बदला गया है। कांग्रेस ने सोमवार को ही कल्याणपुर सीट से खुशी दुबे की मां यानी कि गायत्री तिवारी को टिकट दिया। हालांकि कांग्रेस ने सीट से नेहा तिवारी को टिकट दिया है। बता दें नेहा तिवारी है और इसके अलावा कांग्रेस ने पीलीभीत, शकील अहमद नूरी और शाहाबाद से अजीमुशान और टिंडवारी से आदिशक्त दीक्षित को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता तौकीर किदबई जुड़ चुके हैं। तौकीर, जिस तरीके से प्रत्याशियों का जो नाम सामने आ रहा है, सूची जारी हो रही है, बदलाव भी हम देख रहे हैं, क्या कह सकते हैं कि इन पार्टियों के अंदर, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, हर पार्टियों के अंदर कहीं न कहीं मंथन तगड़ा चल रहा है, तभी तो लखनऊ की अगर सीटों की बात करें तो कई नेताओं के प्रतिष्ठा दांव पर थी। समाजवादी पार्टी ने आज अपनी लिस्ट जारी की है। 6 विधानसभा सीटों पर नए नाम घोषित किए हैं और खास बात है कि 2 नाम पहले भी जारी किए जा चुके थे।
उत्तरी विधानसभा की बात करेंगे तो पूजा शुक्ला का नाम सामने आया है। पूजा शुक्ला छात्र राजनीति से जुड़ी रही हैं और ये पहली बार है कि वो किसी चुनाव में आई है, किसी भी तरह के चुनाव में, और सीधा विधानसभा चुनाव में उनको मैदान में उतारा गया अखिलेश यादव की तरफ से। और यहाँ पर जो पहले प्रत्याशी रहे हैं अभिषेक मिश्रा, वो पूर्व की सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और यहाँ से विधायक भी रहे। इसी तरह से रेहान नईम का टिकट कट गया है, जो पश्चिम विधानसभा के पूर्व विधायक थे, उनको उनकी जगह अरमान खान को उतारा गया, जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और पहली बार ऐसा मौका है कि वो चुनाव में उतरने जा रहे हैं। कैंट विधानसभा पे राजू गांधी का नाम सामने आया है, जो राजू गांधी 3 बार के पार्षद हैं और पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है कुछ ऐसे चेहरों पर जो पहली बार अब इस मैदान में नजर आएंगे, विधानसभा के चुनाव में नजर आएंगे एज प्रत्याशी के तौर पर। खास बात है कि जो कैबिनेट मंत्री का एक टिकट कटा है और रेहान नईम जो पूर्व विधायक हैं, इनको लेकर थोड़ा सा असमंजस जरूर था, क्योंकि लगातार कोशिश हो रही थी कि समाजवादी पार्टी या बहुजन जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें से पहले लिस्ट कौन जारी करेगा। समाजवादी पार्टी ने फिलहाल लिस्ट जारी कर दी, लेकिन बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज भी यहाँ कह सकते हैं कि अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। लखनऊ के नामों पर अभी भी मंथन जारी है। दूसरी तरफ अभी भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरोजनी नगर जो विधानसभा सीट है उस पर प्रत्याशी जारी नहीं किया गया है, जबकि नामांकन को सिर्फ अभी 2 दिन बचे हैं। सरोजनी नगर सीट पर कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि उनका टिकट होना चाहिए। स्वाति सिंह जो मौजूदा मंत्री हैं, उनका टिकट कटने की संभावनाएं हैं। उनके पति प्रदेश महासचिव हैं दयाशंकर सिंह, वो भी उसी सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। तो पति पत्नी में कहीं ना कहीं विवाद दिख रहा है सीट को लेकर के, कौन दावेदारी करेगा, कौन प्रत्याशी बन के आएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसी उठापटक के बीच में अभी अखिलेश यादव भी फंसे हुए हैं। उन्होंने भी सरोजनी नगर सीट से भी कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कैंट सीट ऐसी थी जिसको लेकर रीता बहुगुणा जोशी जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, उनका बेटा माना जा रहा था मयंक जोशी, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में नजर आ सकते हैं, लेकिन आज इस पर विराम लग गया। अखिलेश यादव ने बिल्कुल तौकीर तो कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों को देखकर ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे और बताएंगे कि उत्तराखंड भाजपा ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है, या कहें कि तेज कर दिया है। राजधानी देहरादून की राजपुर रोड विधानसभा सीट से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ किया है। राजपुर रोड विधानसभा से भाजपा ने मौजूदा विधायक खजान दास को दोबारा मौका दिया है। ऐसे में प्रत्याशी के तौर पर खजान दास का कहना है कि जनता का भारी समर्थन उनको मिल रहा है और उनकी भी कोशिश होगी कि वो अपने अधूरे कार्यों को दोबारा मौका मिलने पर पूरा कर सकें। वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी की तारीफ भी की है। जिस प्रकार का लोगों का उत्साह है, जिस प्रकार का लोगों का समर्थन है, पूरे प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, हम लोगों को अपना समर्थन दे रही है और कहीं कोई संशय नहीं है, पूरी तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। इस समय कोरोना काल से हम जूझ रहे हैं और भारत सरकार के नॉन से गाइडलाइन है, चुनाव आयोग की भी गाइडलाइन है, इसका सम्मान करते हुए हम छोटी छोटी रैलियां करके हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए जनता को भी पता है, इससे रैलियों से एक मैसेज आता है। तो इसलिए सूबे के 70 सीटों पर मंगलवार को भाजपा का प्रचार अभियान शुरू हो गया और इसके तहत प्रचार के पहले दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज हल्द्वानी में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाजपा प्रत्याशी जोगेंद्र रौतेला के समर्थन में जनसभा कर बाजार क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ने बजट पेश होने से पूर्व बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत ने केंद्रीय बजट को चुनावी बजट बताया तो उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह से चुनावी बजट होगा, जिससे धरती से कोई लेना देना नहीं होगा। हरीश रावत ने बजट को लेकर बड़ी बात कहते हुए कहा कि जिस बजट में 3 महीने बाद दूसरा बजट पेश किया जाएगा, इसमें इस बजट की कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट केवल चुनाव जिताने के लिए लाया गया है, जिसमें केवल जनता से झूठे वादे किए जा रहे। हरीश रावत ने महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि बनाओ बनाओ कांग्रेस की सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार। कुछ विशुद्ध रूप से चुनावी बजट होगा, जिसका धरती से कोई लेना देना नहीं होगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप देखिएगा कि चुनाव के बाद 3 महीने के अंदर दूसरा बजट भी लाया जाएगा, ताकि इस बजट की खामियों को दूर किया जा सके। ये केवल चुनाव जीतने के लिए इसमें झूठे वादों का बजट है।
तो देवभूमि के चुनावी मैदान में कूदी आम आदमी पार्टी ने भी अब उत्तराखंड में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जहां वो अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने जा रही। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और हल्द्वानी से प्रत्याशी समित टिंकू ने पार्टी के लोगों को भारी समर्थन मिला है और हम सभी वर्गों के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। हल्द्वानी के दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इसके अलावा राखी बिड़ला भी डोर टू डोर जनसंपर्क में लोगों और आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रही हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और विधानसभा चुनाव में पार्टी अनुशासन के खिलाफ काम करने वाले लोगों को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि रामनगर से पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, काला ढूंगी से संध्या डालाकोटी, रुद्रप्रयाग से पूर्व विधायक मातबर सिंह कंडारी और यमुनोत्री से प्रदेश कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय डोभाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के चलते तत्काल प्रभाव से पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।